मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पेपर्स वॉइस में। हम चर्चा कर रहे थे अयूब खान नूर खान पठान वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट और अदर्स के मुकदमे के संज्ञान में, जिसमें 1 लाख पेनाल्टी लगाई गई थी और हमारे जनजातीय समाज में इसकी काफी चर्चा है। इसलिए एक शैक्षणिक वीडियो के रूप में आज इसका ये दूसरा पार्ट आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। लोकस स्टैंडी ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 5, प्रतिवादी संख्या 5 के अधिकार क्षेत्र। इसमें स्पष्ट कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दौरान, चूंकि प्रतिवादी क्रमांक 5 अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, इसलिए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की सेवा करने के लिए उनके द्वारा अपनाई गई आड़, द गार्ब एडॉप्टेड बाय हिम, मतलब जो एक सहारा लिया जाता है ना कि साहब हम बेशक सामान्य जात से, सामान्य वर्ग से हैं, लेकिन हम अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो यह एक आड़ हो गया। जो पद के लिए विचार किए जाने के अपने वैध अधिकार से वंचित हो सकते हैं, पर विचार किया जाना चाहिए। यह न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए कि क्या प्रतिवादी संख्या 5 किसी भी फोरम के समक्ष कोई भी दावा पेश करने की वैध स्थिति में है। अब ऐसे व्यक्ति जो SC ST के नहीं होते और वो SC ST के वेलफेयर और उनके सारी चीजों पर ये कह के मुकदमा दायर कर देते हैं कि साहब हम तो ये चाहते हैं कि जो वास्तविक SC ST के लोग हैं उनके हक न मारे जाएं। तो उसी पे ये बात हो रही कि हमें यह परीक्षण करना चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसे व्यक्ति को यह अधिकार है या नहीं है। कानूनी अधिकार कानून से उत्पन्न होने वाले अधिकार का एक प्रमाण है। वास्तव में यह कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त लाभ है। इस प्रकार से जो व्यक्ति कानूनी चोट से पीड़ित होता है, केवल वही कार्य या हुई चूक को चुनौती दे सकता है। शिकायतकर्ता को यह स्थापित करना होगा कि उसे कानूनी अधिकार से वंचित या अस्वीकार कर दिया गया है और उसे कानूनी रूप से संरक्षित किसी भी हित पर चोट लगी है। यदि उसके पास न्यायोचित दावे के लिए कोई कानूनी सहारा नहीं है जिसका वो सहारा ले सके, तो उसे मुकदमे में एक पक्ष के रूप में नहीं सुना जा सकता। एक काल्पनिक या भावुक शिकायत व्यक्ति पर मुकदमा करने का अधिकार क्षेत्र लोकस स्टैंडी प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती, और जो उसको लीगल इंजरी हो रही है, कानूनी चोट लग रही है, वह भी इस तरह का होना चाहिए कि हाँ भाई न्यायालय समझे नहीं वो सही कह रहा है, यानी न्यायालय उसके प्रति सहानुभूति का रवैया रखे। तो आप ये जो बात कही है, ये रवि याशुमा भोयर वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रायगढ़ अदर्स 2012 4 SCC 407 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। तो इस टिप्पणी का मतलब ये हो गया कि शिकायतकर्ता जो भी होगा, अगर उसे किसी प्रशासन या न्यायालय के द्वारा किसी चोट से, कानूनी चोट से, लीगल इंजरी हुई है अगर उसे, तो वो अपनी बात रख सकता है, यह उसका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन किसी काल्पनिक आधार पर या भावनात्मक आधार पर किसी को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि वो ऐसी पैरवी करे। इसी के आगे है, इसी चीज को उन्होंने आगे बताया कि एक आवश्यक पक्ष
होने की आड़ में, जैसे कोई आड़ ले लेता है SC ST का, मैं ऐसा कर रहा हूं, करता हूं, किसी व्यक्ति को सामान्य सार्वजनिक हित का मामला बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी ऐसा वो व्यक्ति कोई PIL दाखिल नहीं कर सकता। इसमें ऐसे व्यक्ति को भी पक्षकार नहीं बनाया जा सकता जिसका कुछ रिमोट हित हो, दूरस्थ हित हो, यानी हिडन एजेंडा हो, ऐसे को भी नहीं सम्मिलित किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति पक्षकार बनना चाहता है, यह आवश्यक है कि उसके पास उसका मालिकाना हक हो, यानी वह व्यक्ति उस कैटेगरी से होना चाहिए, उसे कानूनी चोट लगी हुई होनी चाहिए। किसी काल्पनिक कानूनी चोट के आधार पर वो नहीं कर सकता। इसी तरह का एक नजरिया के मुंजश्री स्टेट ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश अदर्स में दिया गया था। उसमें उच्च न्यायालय के समक्ष किसी ने हुई नियुक्ति को चुनौती दी थी कि साहब इसका होने से मेरा नहीं हुआ नियुक्ति, और सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय ने उसकी डिक्री कर दी थी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के निर्णय को टर्न डाउन कर दिया, निरस्त कर दिया और कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष हुई नियुक्ति को चुनौती नहीं दे सकती क्योंकि वह किसी भी तरह व्यथित नहीं है, एग्रीव नहीं है, क्योंकि उसका चुनाव किसी भी तरीके से नहीं हुआ। इसके अलावा नियुक्ति को विलंबित चरण में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए याचिका को देरी और गैर धारणीयता नॉन मेंटेनेबल गैर धारणीयता के आधार पर ही उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए था। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना मत रखा। फिर कभी कभी होता है कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, 15 इन सब का सहारा लेकर भी लोग केस कर देते हैं कि हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं हुआ। तो ये इसी तरह का एक केस था, बलबीर कौर व अन्य वर्सेस यूपी सेकेंडरी एजुकेशन SSB इलाहाबाद एंड अदर्स 2008 SCC 1। इसमें माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता का उल्लंघन या किसी रूप में भेदभाव का आरोप लगाया जा सकता है, बशर्ते अब यह कंडीशन दे दी कि रेट याचिकाकर्ता अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए एक निश्चित सराहनीय नुकसान प्रदर्शित करता हो। यानी जो व्यक्ति रेट याचिका दायर किया है वो बताए कि सामान्य स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए वास्तव में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, अप्रिसिएबल। फिर इसी तरह लोकस स्टैंडी के ही सवाल पे एक और मुकदमे की बात आई, राजू राम सिंह वसावे वर्सेस महेश देवरा व्यूप्रकर। ये 2008 9 SCC 54 में है। वहां स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता के कहने पर आमतौर पर एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। ये मैटर कुछ था इस तरह कि जाति कमेटी द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया था उसके आधार पर किसी को नौकरी मिली। तो यहां पर यह कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जाति प्रमाण किसी कमेटी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति की वैधता या अन्यथा यह मामला नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का है। यह मामला नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का है।
नियोक्ता उसकी जांच पड़ताल करावे, नियोक्ता कंप्लेन करे। किसी एसएलपी के द्वारा यह नहीं किया जा सकता। आगे यह भी कह रहा है कि हालांकि जब इस तरह का मैटर आता है तो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और गहराई से इसकी छानबीन करते हुए निर्णय निकालना चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसा है, ऐसा हुआ है, और ऐसा है कि कोई कमी है तो उसको उजागर करना चाहिए। यहां लिख रहा है, यदि इस तरह की जांच व्यापक सार्वजनिक हित में है और इसका समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है तो हमारी राय में यह न्यायालय ऐसा करने से अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी। फिर एक जगह सुप्रीम कोर्ट का यह भी निर्णय है कि कौन इस तरह की याचिकाएं दाखिल कर सकता है। तो उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे समूह के बिहाफ पर, वो समूह जो गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, सामाजिक विकलांगता के कारण, आर्थिक विकलांगता के कारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ है, तो उसकी मदद के लिए ऐसा व्यक्ति सामने आ सकता है जिसका कोई अपना स्वार्थ न हो, जिसका कोई अपना स्वार्थ न हो, उसका कोई हिडन एजेंडा न हो। ऐसा व्यक्ति आता है तो उसे एंटरटेन किया जाना चाहिए, अदालत में उसकी बात सुननी चाहिए। समरी है इस पे। इस प्रकार उपरोक्त उदाहरणों से जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में चीजें आई हैं, जो हमने आपको पीछे बताया, इससे स्पष्ट है कि साधारण परिस्थितियों में एक तीसरा व्यक्ति जिसका मौजूदा मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है, किसी भी तरह की शिकायत उठाने यानी शिकायत करने का कोई अधिकार होने का दावा नहीं कर सकता। हालांकि ऊपर उल्लिखित असाधारण परिस्थितियों, जस्ट इसके पहले जो मैंने बात की, असाधारण परिस्थितियों में यदि वास्तविक पीड़ित व्यक्ति अज्ञानता, अशिक्षता, अस्पृश्यता या गरीबी के कारण या विकलांगता के कारण अदालत का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ है और एक व्यक्ति जिसके पास इस संबंध में कोई व्यक्तिगत एजेंडा या उद्देश्य नहीं है जिससे वह अपने किसी स्वार्थ को सिद्ध कर सके, अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, फिर अदालत इस मुद्दे की जांच कर सकती है और असाधारण परिस्थितियों में भले ही उसकी प्रामाणिकता पर संदेह हो। किसके प्रामाणिकता पे? शिकायतकर्ता की प्रामाणिकता पर अगर कोई संदेह हो, अदालत की राय में उसके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है। अदालत ऐसे मामले को स्वतः संज्ञान लेकर आगे बढ़ सकती है। तो मित्रों, जो लोकस स्टैंडी की बात हुई, अधिकार क्षेत्र की बात हुई, तो इसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति सिर उठा के, मुंह उठा के अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता SC/ST के केस में। या तो वो SC/ST का केस खुद व्यक्ति हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकार, कानूनी अधिकार पर कोई कानूनी चोट लगी हो, लीगल इंजरी हुई हो, यानी कि पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत कर सकता है। जिलाधिकारियों को, जो स्क्रूटनी कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, उनको उनको देखना चाहिए इस बात को कि यदि स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति का कोई शिकायत पत्र उसको प्राप्त होता है तो गहनता से छानबीन करे कि शिकायतकर्ता क्या पीड़ित व्यक्ति है, क्या उसे लीगल इंजरी हुई है, क्या उसके लीगल राइट्स
पर कोई खतरा है? अगर ऐसा है तो वह उसको एंटरटेन कर सकता है, उसकी बात सुन सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को कदापि तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। ये जिलाधिकारी और भी जो सक्षम अधिकारी हैं उनका यह दायित्व होता है। आपको मालूम है समाज में भिन्न भिन्न मतों के हैं। कुछ लोग एक दूसरे का अधिकार छीनना चाहते हैं, एक दूसरे की तरक्की को पसंद नहीं करते, इसके लिए अड़चन लगाना चाहते हैं। मित्रों, इन सभी का जवाब एक ही है, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। मित्रों, इसके और भी चैप्टरों में हम मिलेंगे। यह पूरे 43 बिंदु का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अभी हम केवल 50% कवर किए हैं, यानी 22 बिंदु तक हमने कवर किया है। आगे भी बिंदु हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और एक रिक्वेस्ट के साथ कि यह समाज में वीडियो सभी लोग देखें, पूरी तरह से देखें। हम कोई फालतू वीडियो नहीं बनाते हैं, आपको प्रशिक्षित और शिक्षित करने के उद्देश्य से वीडियो बनाते हैं। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय भारत, जय संविधान।